Good evening, dear students. Welcome to Warrior Academy. Dear students, I hope कि आप सब लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा. लास्ट डे एनडीए का एग्जाम था. आज हम एनडीए के पेपर डिस्कशन की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मेरा सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री और हिस्ट्री के अभी जो मैंने पेपर चेक किया इसमें आपके 17 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, जिनमें से डायरेक्ट 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पॉलिटी और हिस्ट्री का मिक्सअप है, यानी कि वो पॉलिटी के भी हो सकते हैं और हिस्ट्री के भी हो सकते हैं. तो हम कुल मिला के देखते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है. तो आज हम करेंगे सेट एनडीए पेपर सेकंड का सेट ए, यानी कि आप सब लोग जिनको आंसर चेक करने हैं वो सेट ए पे चले और सेट ए के क्वेश्चन नंबर 73 पे चले. क्वेश्चन नंबर 73 से हम चेक करते हैं तो हमारा पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन हमें मिलता है, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं है. यानी कि ये देखो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन की टर्म क्या है. जब हम क्वेश्चन की टर्म को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं, ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी कि इसमें से 3 स्टेटमेंट सही रहेगी और एक स्टेटमेंट ऐसी है जो यहां पे बिल्कुल पूरी तरह गलत रहेगी. हमें वो स्टेटमेंट चेक करनी है. तो सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट देखते हैं जो स्टेटमेंट आपकी सही है. तो ऑटोमेटिकली हमारी जो गलत स्टेटमेंट रहेगी वो हमारे सामने निकल के आ जाएगी. तो जब हम इसमें देखने चलते हैं तो देखो बेटा, यहाँ पे डी में दिया हुआ है, यदि तुलसीराम ने सगुण भक्ति परंपरा का प्रतिनिधित्व किया तो कबीर ने निर्गुण भक्ति मार्ग का अनुसरण किया. भाई, सगुण भक्ति वो होती है जिसमें किसी का फोटो, चित्र या फिर कोई मूर्ति बनाई जाए, उसको सगुण भक्ति बोलते हैं. और निगुण जो होती है जिसमें ईश्वर का रूप निरंकार होता है, यानी कि ईश्वर के रूप को कोई बना नहीं सकता. तो बेटा ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल राइट है, यानी कि डी तो नहीं होगा इसमें. फिर हम चलते हैं सी पे. भक्ति आंदोलन ईश्वर की भक्ति पर आधारित था, चाहे वह सगुण हो या चाहे वह निगुण. भाई बिल्कुल, भक्ति आंदोलन ईश्वर की भक्ति पे था. इसमें बहुत से सगुण भी थे, बहुत से निगुण भी थे. बिल्कुल सही है. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के केंद्र में राम और कृष्ण की उपासना थी. भाई बेटा, जब हम इस पे चलते हैं तो इसमें ये भी हमें बिल्कुल राइट दिखाई देता है कि भक्ति आंदोलन में राम और कृष्ण की भक्ति की गई नॉर्थ इंडिया में. तो फिर भाई लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी बच गई? ओनली ये, भक्ति आंदोलन उन परंपराओं से दूर रहा जो विविधता को बढ़ावा देते थे. भाई ये तो एकता की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिटी की बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया. तो 73 क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा ए. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यानी कि 73 के बाद जब हमें हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है तो क्वेश्चन नंबर 74. क्रांतिकारी फ्रांस में आतंक राज निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? भाई ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है. बेटा, क्रांतिकारियों के उस समूह से जो क्रांति में भाग नहीं लेने वाले लोगों को आतंकित करने के लिए चारों ओर घूम रहे थे. बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. रॉयल सेना से जो क्रांति में भाग लेने वाले लोगों को दंडित कर रही थी, ये भी बिल्कुल गलत है. क्रांतिकारी न्यायालय से जो गणतंत्र के शत्रु समझे गए लोगों पर मुकदमा चला रहे थे और उनका सर कलम कर रहे थे. भाई ये स्टेटमेंट हमें थोड़ी सी सही लग रही है, लेकिन इससे पहले हम डी स्टेटमेंट को देखते हैं. राजा का सिर कलम करने के बाद लोगों में सामान्य असुरक्षा का वातावरण व्याप्त होने से. बेटा ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह गलत है. हमें किस पे चलना पड़ेगा? सी स्टेटमेंट पे, यानी कि 74 का आंसर क्या रहेगा हमारा? सी स्टेटमेंट 74 का आंसर रहेगा. इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास मिलेगा हिस्ट्री का 74 के बाद भूवैज्ञानिक क्वेश्चन नंबर 75. यूरोप पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं पड़ा? देखो अब ये फिर से नहीं पड़ा पूछ रहा है. अगर यहां पे नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इसमें से एक स्टेटमेंट राइट होती, लेकिन अब इसमें 3 स्टेटमेंट राइट है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो कि हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 75 में. तो 75 क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह लेनदारों के महाद्वीप से देनदारों का महाद्वीप बन गया. भाई ये गलत है. यानी कि देखो, अगर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करता तो फिर ये स्टेटमेंट राइट रहती, लेकिन अब ये किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. सैनिकों को सामाजिक स्तर पर सिविलियन की तुलना में ऊंचा स्थान दिया गया. भाई सैनिकों का स्थान तो पहले से ही ऊंचा था.
इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत रहेगी। कंजर्वेटिव अनुदारवादी तानाशाही के लिए जन समर्थन कम हो गया जो हाल ही में अस्तित्व में आई थी। बेटा ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट रहेगी। फिर हम चौथी स्टेटमेंट पे चलते हैं, जनमानस में राष्ट्रीय सम्मान ने केंद्रीय भूमिका ग्रहण कर ली। भाई ये स्टेटमेंट भी आपकी राइट है। अब हमें देखना क्या है, रूप में नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा जब आएगा तो बेटा आपका आंसर रहेगा सी इसमें, क्योंकि बाकी की तीनों स्टेटमेंट राइट रहेगी और एक स्टेटमेंट ये जो है वो रॉन्ग है। लेकिन इसमें कौन सी स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमें कौन सी स्टेटमेंट पे चलना है, हमें बिल्कुल उसी स्टेटमेंट पे चलना है जिस स्टेटमेंट पे हमें नहीं मिलेगा, यानी कि नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे 75 के आंसर सी पे चलेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा नंबर ऑफ 76। बेटा 76 को देखो, भारत में अंग्रेजी शासन की तत्काल समाप्ति अत्यंत जरूरी है। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। मैंने आपको जब क्विट इंडिया मूवमेंट अभी ये 6 से 7 दिन पहले मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था, और उस क्विट इंडिया मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपना 70 मिनट का स्पीच दिया, और गांधी जी ये बात बोल रहे थे कि अंग्रेजों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़ देना चाहिए क्योंकि भारत के ऊपर खतरा हो गया था जापान के अटैक का। तो बेटा इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट चलना है बी के ऊपर, यानी कि 76 का आंसर आपका क्या रहेगा, तो 76 के आंसर के ऊपर चलोगे तो आपका आंसर रहेगा बी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 82 पे चलना पड़ेगा, यानी कि 82। निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है? भाई ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, और वैसे देखा जाए तो अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर तो ये क्वेश्चन पूरी तरह ज्योग्राफी का बनता है। बट बेटा इसमें एक खास बात है कि जब हम इंडिया का ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 को जब हम देखेंगे तो भाई रूपकुंड की जब बात की जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये झील केरल में नहीं रहेगी, मणिपुर में नहीं रहेगी। भाई अब बात रही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। बेटा 82 क्वेश्चन में जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जाओगे तो हिमाचल प्रदेश इसमें से ऑप्शन कट होगा, उत्तराखंड में हमें ये झील मिलेगी, क्योंकि बेटा ये झील कहा जाता है कि महाभारत से रिलेटेड ये लेक बनी थी और ये उत्तराखंड में लेक रहेगी आपकी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो नंबर 97 पे चलना पड़ेगा हमें। 97 पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा निम्नलिखित में से किस संगठन का इतिहास है? बेटा अब ये क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को आप हिस्ट्री का भी नहीं मान सकते, इस क्वेश्चन को आप पॉलिटी का भी नहीं मान सकते, लेकिन ये क्वेश्चन डिफेंस एप्टीट्यूड या फिर जिसको हम कहते हैं मिलिट्री एप्टीट्यूड उसका क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बेटा सी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इज दैट क्लियर? यानी कि सी आंसर पे आपको चलना है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 97 के बाद जब हमारे पास आगे क्वेश्चन मिलेगा, मिनट में देखता हूं नंबरिंग में हमारे पास आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री का 97 के बाद। तो 97 के बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है बेटा 98 नंबर। 97 के बाद 98 पे चलना पड़ेगा हमें। सांची और इसके पुरातात्विक खोज परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। जब 1818 में सांची की खोज हुई तो इसके 4 में से 3 तोड़द्वार यानी कि पिलर तब भी खड़े थे, चौथा उसी स्थल पर पड़ा हुआ था जहां यह गिरा था। ठीक है, सांची में चित्रित पशुओं में हाथी, घोड़ा, बंदर और गाय बैल शामिल है। बेटा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? देखो अशोक का अंपायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सांची, भरभूत, बोध गया या फिर यहाँ पे हमें ज्यादातर एडिक्स किसके मिले? अशोक के मिले। एडिक्स मतलब पिलर वगैरह ये सब अशोक का मिलता है। तो बेटा इसके हमें ऑप्शन पे जब हम चलेंगे तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट राइट रहेगी। और 90 ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, इसकी हम सी स्टेटमेंट को राइट मानेंगे, 1 और 2 दोनों राइट, यानी कि 1 और 2 बोथ रहेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भैया आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का भी है 99 नंबर क्वेश्चन और पॉलिटी का भी है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तिरव औद्योगिकरण आधारित समृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी? भाई ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का भी बनता है बेटा,
क्योंकि इसमें हिस्ट्री का भी बायोडाटा है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, इकोनॉमी का भी है। चलो इसको भी देखते हैं हम। 99 नंबर क्वेश्चन बेटा। तो 99 नंबर क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कब बढ़ावा दिया। तो बेटा देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना बनी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले लेके बनी, और दूसरी जो हमारी बन रही थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऊपर लेके बनी। तो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा बी। इसके बाद बेटा 99 के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 100 पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 100, 16वीं शताब्दी की रचना, चंडी मंगल का रचनाकार कौन था। भाई सिंपल सा बेटा, मैंने बताया था बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, लिटरेरी सोर्सेज लिखे गए। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के सोर्सेज होने चाहिए। नंबर 1 सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आफ्टर दैट लिटरेरी सोर्सेज, आफ्टर दैट फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्रिप्शन, जिनके आधार पे हम हिस्ट्री को लिखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 100 भी बिल्कुल ऐसा ही है, लिटरेरी सोर्सेज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर रहेगा डी, मुकुंद राम चक्रवर्ती। बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी विजयनगर साम्राज्य यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा डायरेक्ट करवाया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट बार से रिपीट हुआ है। देखो पिछली बार की बात करोगे आप, पीवाईक्यू पे जाओगे तो आपको पता होगा विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर का पूछा था कि विजयनगर डायनेस्टी, हरिहर और बुक्का किसके, उन्होंने कौन सी डायनेस्टी को फाउंडर किया, तो उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बनाया था। बेटा ये क्वेश्चन उसी से रिपीट हुआ है, यानी कि 101 क्वेश्चन 101 की बात करें तो अब हम इसमें देखते हैं राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र का मतलब होता है बेटा पॉलिटिकल सेंटर, यानी कि जहां पे इनकी कैपिटल में राजा महाराजा ये सब बैठते थे, वो किधर था, जो बस्ती पूरा का पूरा शहर था उसके साउदर्न और वेस्टर्न एरिया में था। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। भाई बहुत से मंदिर थे, बहुत से मंदिर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 60+ मंदिर थे। स्थल पर लगभग 30 भवन परिसरों की पहचान राजमहलों के रूप में की गई है। बिल्कुल राइट बेटा, ये तीनों स्टेटमेंट राइट रहेगी आपकी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको करवाया गया था, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। 1 2 3 इसका डायरेक्ट आपको सी आंसर सेट करना है बेटा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो नंबरिंग में हमें 101 के बाद चलना पड़ता है 103, यानी कि क्वेश्चन नंबर 103 पे। बेटा ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, लेकिन फिर भी गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन है और सौराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कॉटन का पहला एविडेंस हमें उतनूरू में मिला था, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं। वैसे ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का रहेगा। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, रेगर मृदा, रेगर मिट्टी, यानी कि ये जो कपास के लिए होती है वो काले ब्लैक कलर की, ब्लैक सॉइल टाइप की मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें कपास का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो कि ज्यादातर गुजरात में पाई जाती है। और बेटा हम ये देखते भी है कि गुजरात जो हमारा था वो अंग्रेजों के टाइम भी अहमदाबाद जो रहा कॉटन एक्सपोर्टर रहा, यानी कि बड़े लेवल पे कपास का एक्सपोर्ट वहां से किया जाता था और चाइना भेजा जाता था। उसकी वजह से ओपियम वॉर भी हुई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 103 के बाद, तो 104 नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान कहां स्थित है। भाई ये भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इसका आंसर आपका लेह रहेगा ए, यानी कि लेह में ये सेंट्रल बौद्ध एजुकेशनल सेंटर रहेगा, तो ये आपका आंसर ए रहेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा 107, स्वेज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बेटा देखो, जब हम खिलाफत मूवमेंट को पढ़ रहे थे तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि टर्की एक ऐसी कंट्री थी जिसके साथ अंग्रेजों की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फ्रांस और ब्रिटेन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो स्वेज नहर को लेके फ्रांस और ब्रिटेन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। बेटा स्वेज नहर ट्रेड का बड़ा रूट है, जिसको कि मानव निर्मित यानी कि ह्यूमंस ने बनाया है, और वो कौन से सागर को जोड़ती है, तो सिंपल सी बात है, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, यानी कि बी राइट है। स्वेज मानव निर्मित नहर है, बिल्कुल बेटा ये मानव निर्मित कैनाल है। स्वेज नहर का आर्थिक महत्व पनामा नहर के आर्थिक महत्व से कम है। भाई बिल्कुल गलत, पनामा का आर्थिक महत्व कम है, स्वेज का आर्थिक महत्व ज्यादा है। और बेटा स्वेज नहर के इस
जो इंपॉर्टेंस थे इसकी वजह से टर्की के साथ ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई भी हुई। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल तीनों ने मिलकर टर्की के ऊपर अटैक किया। तो बेटा ये हम देखते हैं कि इसमें नंबर 3 गलत रहता है, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को देखेंगे किसमें है, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 1 और 2। यानी कि इसमें जब हम क्वेश्चन नंबर ये हमारा रहेगा 107 में केवल 1 और 2, यानी कि बी आंसर आपका सही रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, तो आगे हमें 107 के बाद क्वेश्चन की नंबरिंग मिलेगी 118, यानी कि 118 नंबरिंग में 118 क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। 118 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई सिंपल सी बात, चोलिस्तान के कई सथलों और बना वाली हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है कि बना वाली साइट कहां पे थी, हरियाणा के फतेहाबाद में ये बना वाली साइट है। चोलिस्तान का मतलब होता है बेटा चेकोलिथिक एज, यानी कि यहां से हमें मिट्टी और मिट्टी के साथ साथ ब्रोंज के भी एविडेंस मिले थे। मैंने ये डायरेक्ट करवाया था आपको। कालीबंगा में जोते गए खेत का एविडेंस मिला, बिल्कुल बेटा यहां से इरिगेशन किए हुए लैंड का एविडेंस मिला। हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण से संबंधित है, बिल्कुल ये राइट आंसर है बेटा। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं, इसमें कालीबंगा पर जोते गए खेत में हल रेखाओं के 2 समूह है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाता है कि उनमें एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राइट आंसर इसका ए रहेगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 1, 2, 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आपको क्लासरूम में करवाया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम कर रहे थे तो डायरेक्ट हमने ये क्वेश्चन किया था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जब हम चलते हैं आगे, जब हम चलते हैं, यानी कि मैं नंबरिंग चेक कर लेता हूं। 121 निम्नलिखित में से अशोक के किस लघु शिलालेख में राजा का निजी नाम अशोक का उल्लेख है? भाई मैंने बताया था मास्की, गुर्जरा, नेट्टूरू। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ बेटा, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। मास्की, पियदशी राजा भी कहां पे मिला? मास्की, गुजरात, नेट्टूरू बताया था आपको। तो मास्की बेटा डायरेक्ट आंसर 121, डायरेक्ट क्लास में करवाया गया क्वेश्चन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 120। अच्छा इसमें भाई 120 भी हमारा ही है। 120 को चलते वापस थोड़ा सा देख लेते हैं। 120 छूट गया हमारा। 118 119। अच्छा 120 किधर? इधर नीचे ये आ गया। ये बेटा आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है? भाई जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, देखो भारतीय योजनाओं का मतलब क्या है? प्लान करना, इकोनॉमी के लिए प्लान करना। तो बेटा ये हिस्ट्री में भी आया था और ये आपका इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पे पहला मॉडल जो लागू हुआ था पीसी महानोलुबिस मॉडल लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग रहेगा 140। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 से निम्नलिखित कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ? तो बेटा डायरेक्ट आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन। और बेटा ऐसा ही एक क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट में भी आया था कि भारत बांग्लादेश का जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कहां पे जनमत संग्रह करवाया गया था? उसमें भी ऐसे ही ऑप्शन थे। तो उसमें एक ऑप्शन था सिलहट, उसका राइट आंसर सिलहट था। वो भी मैंने इस बार डायरेक्ट करवाया, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट करवाया। तो बेटा ये क्वेश्चन जो रहेगा इसमें कौन से जिले प्रभावित नहीं हुए, यानी कि कौन से स्टेट प्रभावित नहीं हुए? तो सिंपल सा पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे था, भाई प्रभावित होगा। आसाम बॉर्डर पे है और उसके साथ त्रिपुरा बॉर्डर पे है। लेकिन बेटा अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर जो बांग्लादेश है उसके साथ शेयर नहीं होती। तो 140 क्वेश्चन नंबर 140 मैंने डायरेक्ट आपको क्लास में करवाया था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो रहेगा डी रहेगा, जो कि आपको डायरेक्ट करवाया गया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चनिंग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 150। भारत के नए संसद भवन में प्रतिष्ठापित किए गए सैगोल को अतीत के किस साम्राज्य में सेवा कर्तव्य और राष्ट्र के
पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बेटा डायरेक्ट करवाया गया क्वेश्चन था ये भी आपकी क्लास में, जब हम संगम साहित्य को पढ़ रहे थे, संगम एज को पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था चोल साम्राज्य, साउथ में 3 बड़े साम्राज्य होते थे, चोल, चेर, पांड्य। तो बेटा इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा, चोल साम्राज्य। और टोटल जब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो टोटल हमें हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलते हैं करीब करीब 15 क्वेश्चन जो डायरेक्ट है और 2 क्वेश्चन जो हिस्ट्री पॉलिटी मिक्सअप क्वेश्चन है। तो बेटा सारे के सारे लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासरूम में करवाए गए थे। आप जब पीछे की वीडियो उठा के देखोगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा कि ये क्वेश्चन करवाए गए हैं क्लास में। आई होप आप लोग सब ये क्वेश्चन करके आए होंगे और अलग अलग फैकल्टी आपको अपने अपने जो उनका पैराग्राफ है उसके अराउंड आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देगी। तो वो जिस प्रकार मैंने हिस्ट्री का दिया, ज्योग्राफी वाले सर ज्योग्राफी का देंगे, पॉलिटी वाले सर पॉलिटी का देंगे। यानी कि वॉरियर एकेडमी आपके लिए पूरी तरह समर्पित है ताकि आपका सिलेक्शन करवाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी का लेवल होता है बेटा वो सिलेक्शन बेस्ड काम किया जाता है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिन बच्चों का हो गया उनका तो बहुत अच्छी बात है, उनको मेरी बेस्ट विशेष, और जिनका नहीं हुआ है वो भी ये क्वेश्चन अच्छे से देखें ताकि आगे आने वाले एग्जाम का उनको पैटर्न पता चल सके, जिससे कि उनके माइंड में रहे कि क्वेश्चन का सेटअप किस प्रकार होने वाला है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटिशन आए हैं, इस बार दोबारा से रिपीट किया गया उन क्वेश्चन को। तो बेटा हम कल इसको डाल देंगे आपके। और जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए धन्यवाद।